डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ और नोएडा में बसेगी एआईसीटी। सिफी टेक्नोलॉजी से चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सीएम से मिले। सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला। सीएम ने कहा एआई आने वाले समय में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान विपक्षी पार्टियों पर साधा। निशाना विपक्ष को विकास से नहीं गुंडागर्दी से है मतलब। यूपी में ठाकरों के बाद बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए ने की बड़ी बैठक। विधायक पीएन पाठक के घर पर 50 से ज्यादा एमएलए हुए इकट्ठा। बैठक के बाद बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। सीएम नीतीश कुमार का महिला के नकाब हटाने का नहीं थम रहा मामला। हमीरपुर में सपा का नीतीश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। संजय निषाद और गिरिराज सिंह के बयानों पर सपा का आक्रोश प्रदर्शन। फतेहपुर में बजरंग दल नेता ने तोड़ी मजार। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस। हिरासत में लिया गया मजार तोड़ने वाले बजरंगी। और बिजनौर में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को दबोचा। लेखपाल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश को एआई का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राजू वेगेसना की मुलाकात में लखनऊ और नोएडा में एआईसीटी विकसित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के रोडमैप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से एआई आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित एआई सिटीज इसी दूरदर्शी नीति का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट बिजली, स्वास्थ्य और अन्य कई क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है और ये प्रदेश के लिए पूरी तरह उपयोगी है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष का विकास से कोई लेना देना नहीं है और इसी कारण वो हर सकारात्मक पहल की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विकास नहीं बल्कि गुंडागर्दी चाहिए, जबकि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसका संबंध गुंडों, अपराधियों और माफियों से रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी विषय को ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी या एससी जैसी जातियों से जोड़ना उचित नहीं है। विधायक आपस में मिलते जुलते और बातचीत करते रहते हैं, ये एक अलग विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि लखनऊ रही है और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। वो समाजवादी पार्टी को मैंने कहा ना, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से लेना देना है। इसलिए वो इस प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन विकास के लिए जो भी जरूरत होता है उसको संतुलन के रूप में लाया जाता है। और बजट बहुत शानदार ढंग से खर्च हो रहा है और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है और अनुपूरक सहित जो बजट है उसको हम लोग खर्चा करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के आगमन का बेसब्री से उत्तर प्रदेश और लखनऊ इंतजार कर रहा है। और परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न भी हैं, लखनऊ जो कर्मभूमि थी उनकी, यह जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, कल उनके जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और प्रधानमंत्री जी का आगमन, यह पूज्य अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो है वह देने का अवसर होगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा, समागम भी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान बिजली उत्पादन, वितरण और खरीद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई।
समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने राज्य में बिजली की असमानता पर बड़ा सवाल उठाया। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम की एक पंक्ति ने नई चेतना का संचार किया। फांसी के फंदे पर चढ़कर भी स्वतंत्रता सेनानियों का अंतिम उद्घोष था वंदे मातरम। महात्मा गांधी ने इसे शुद्धतम गीत माना। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के रूप में एक साथ अनुमति मिली। विधायक मंत्री सदन में सभी ने अपनी अपनी बात रखी। गाड़ियों को रहना ही चाहिए, परंपरा थी बीच में टूटी, क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी बिलों के बारे में बताया, बिल्स के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको नोट करना चाहिए ना, क्या सुझाव आए। अगर कुछ सुझाव अच्छे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा अच्छे सुझाव है, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन द्वारा सुझाव दिया, उन सुझावों को नोट करें और पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत वो हैं तो सरकार से चर्चा करें, मंत्री जी से चर्चा करें, मुख्यमंत्री जी तो अनुमोदन लें, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी करनी पड़ी। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी विधायकों के लिए बोला तो उनको भी करना पड़ेगा, मैंने दोनों को भी बोला कि आपको रहना है और अधिकारियों को भी रहना है, सब लोगों को रहना है। लोकतंत्र में जिसकी जो जिम्मेवारी उसको करना पड़ेगा। अब जान ही रहे हैं यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियाँ अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय जात है, इसे निजात मिलनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा 2017 से लेकर अब तक प्रदेश की जनता ने देखा कि पूरी ईमानदारी से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम किया है। खास तौर पे युवाओं के हौसलों को उड़ान देने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, किसानों को समृद्धि और विकास देने के लिए और पिछड़े और दलित समाज, पासमानदा समाज के उत्थान के लिए हमेशा योगी सरकार ने ईमानदारी से जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनमानस को हमारे ऊपर भरोसा है। ये जो बजट पेश हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ, इसमें जिस तरीके से समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हर विभाग के माध्यम से समाज की सेवा का एक जो नया रास्ता योगी सरकार ने अख्तियार किया है, ये वाकई पूरे प्रदेश के जनता के दिलों को जीतने वाला है। यह दिसंबर का महीना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबको विदित है कि फरवरी 2025 में फरवरी 2026 तक के लिए बजट बनाई थी, बजट लेकर के आई थी। इसका मतलब है कि अदूरदर्शी लोगों ने बजट बनाया, उन्हें अपने आय व्यय का अंदाजा नहीं रहा। और अभी दिसंबर तक आप देख लेंगे कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहां पर 60% धन खर्च करने का काम किया गया हो, अर्थात 40% से ज्यादा धनराशि जो है अप्रयुक्त पड़ी हुई है। और सप्लीमेंट्री बजट लेकर के केवल उस बजट को हेड डाइवर्जन करके सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के इरादे से ये बजट ले रही है और उस पर चर्चा कराएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन अवसर पर लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही है। खास बात है कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया है। ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाने, जोर शोर से उठाने के लिए ये जुटान हुई है। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया गया। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहबोझ नाम दिया है। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें से 40 से ज्यादा भाजपा के विधायक हैं। बैठक में कौन कौन ब्राह्मण दिग्गज एमएलए शरीक हुए? देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज से विधायक
प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी, महनौन से बीजेपी विनय द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक महिला का नकाब हटाए जाने के मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही इस प्रकरण में नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए बयान देने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ भी सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सोमवार को समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी महिला के सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा के कुछ नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आज हम महिलाओं को इकट्ठे होकर ज्ञापन देना पड़ा, क्योंकि महिलाओं का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की महिलाओं का अपमान किया है और जो भाजपा के सांसद हैं संजय निषाद जी, उन्होंने भी बदतमीजी की है। क्या ये शोभा देता है? इतने बुजुर्ग व्यक्ति इतने बड़े पदों पर बैठे महिलाओं से इस तरह की अभद्रता करते हैं, हम लोग कैसे सहन करेंगे? आपकी क्या मांगे हैं? क्या हम लोगों की मांग है इनकी बर्खास्तगी हो। फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में मजार तोड़ने जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने मजार पर चढ़कर हथौड़ों से उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मजार कई वर्ष पुरानी बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मजार तोड़ते हुए चेतावनी देते और बांग्लादेश का जिक्र करते कार्यकर्ता नजर आए। अमरोहा में बांग्लादेश में कथित रूप से हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के विरोध में मंगलवार को अमरोहा जनपद में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गजरौला की इंदिरा चौक पर आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंका। बताते चले कि इंदिरा चौक पर प्रदर्शनकारियों ने इंदिरा चौक पर बीचों बीच सड़क पर जाम कर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। नोएडा के दादरी क्षेत्र स्थित गांव बिसाड़ा में हुए अखलाक लिंचिंग हत्याकांड मामले में गौतम बुद्ध नगर की अपर जिला न्यायालय ने सरकार की ओर से केस वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कॉमरेड वृंदा करात भी मौजूद रहीं। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में जहरीले रासायनिक पानी और वायु प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बसैली गांव में जारी है। धरना पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। धनौरा एसडीएम विभा श्रीवास्तव, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम की भव्य रत्न जड़ित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। करीब 5 क्विंटल वजन ये प्रतिमा कर्नाटक से लाई गई है। संत तुलसीदास मंदिर के समीप अंगद टीला की ओर इसकी स्थापना और अनावरण प्रस्तावित है। बरेली में थाना इज्जतनगर क्षेत्र के फरीदापुर में मौलाना तौकी रजा के मददगार वाजिद बेग के बेग बारात घर पर वीडीए का बुलडोजर चला। बीते 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद से लगातार
बीडीए की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है 26 सितंबर को हुए बवाल की मीटिंग इसी बारात घर में हुई थी। वाजिद बेग समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इज्जतनगर के फरीदपुर चौधरी क्षेत्र में पूर्व सभासद वाजिद बेग द्वारा बेग बारात घर के नाम से निर्माण कराया गया था। बिजनौर सदर तहसील में मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। टीम लेखपाल को पकड़कर थाने ले गई और मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं जिले में महिला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। आशा की लापरवाही से सविता नाम की एक महिला रात में टेम्पो से डिलीवरी के लिए आई थी, लेकिन उसकी डिलीवरी अस्पताल की दहलीज पर ही हो गई। आधे घंटे तड़पती रही महिला प्रसूता को अस्पताल के स्टाफ ने नहीं देखा। प्रसूता के पति द्वारा हंगामा करने पर अस्पताल के स्टाफ ने महिला को भर्ती किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे की चहलकदमी ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। खेतों में लकड़बग्घे को देख ग्रामीण दहशत में हैं। परेशान किसानों ने वन विभाग को सूचना देकर लकड़बग्घे को पकड़ने की मांग की है। नौबस्ता थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चेन लूट की वारदातों पर कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर एक महिला और एक पुरुष से चेन लूट की घटनाओं के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान वाहन चेकिंग के समय संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। अयोध्या के थाना पटरंगा क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक के ही 2 दोस्तों जमाल और अब्दुल ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 20 दिसंबर को नहर की पटरी के पास एक अधजला अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसका सिर धड़ से अलग था। जांच के बाद मृतक की पहचान खजूरी गाँव निवासी तारिक के रूप में हुई थी। वही एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी का कहना है कि आरोपियों ने दारू मुर्गा पार्टी में कम हिस्सेदारी को लेकर तारिक की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में संपत्ति विवाद को लेकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गौर थाना क्षेत्र के बेलवरिया जंगल गांव में भतीजे ने पारिवारिक द्वेष और जमीन बंटवारे को लेकर अपने ही चाचा धर्मेंद्र चौधरी की दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 19 दिसंबर की रात धर्मेंद्र चौधरी आटा चक्की पर भोजन करने के बाद रोज की तरह घर लौट रहे थे। तभी पीछे से हमला कर उन्हें कुदाल के बेट और डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। परिजन उन्हें इलाज के लिए पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी अमरोहा जनपद में फास्ट फूड खाने का शौक 11वीं की छात्रा अहाना उम्र 16 की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर खाने से उसकी आंतें खराब हो गई, उनमें छेद हो गए। निजी अस्पताल में छात्रा का ऑपरेशन कराया गया, बावजूद इसके उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई।
कानपुर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत हाजा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था और वो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त पूर्वी और अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी के निर्देशन में की गई है। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के निर्देश पर लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मैनपुरी जनपद के एलाव थाना क्षेत्र में हुए रविंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह से प्रेस वार्ता कर बताया कि अवैध संबंध इस हत्या की मुख्य वजह बने। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी रॉबिन की पत्नी से मृतक रविंद्र के करीब 2 वर्षों से अवैध संबंध थे। आरोपी ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। घटना वाली रात रविंद्र शराब के नशे में आरोपी की पत्नी से मिलने जा रहा था, जिसे रोकने पर विवाद बढ़ गया। जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में शीतलहर, घना कोहरा और अत्यधिक ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जनपद के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन का ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।